Hello everyone, welcome back to the another lecture of modern periodic table, that is lecture number second. तो आज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर सेकंड, लास्ट लेक्चर। यहाँ लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था डोमिनेट ट्रायड्स, और इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। इसके बाद एक नया टॉपिक आया था 11th के अकॉर्डिंग, वो था लोथर मेयर कर्व। कर्व का मतलब वहाँ पे मैंने बताया था ग्राफ, यानी एक लोथर मेयर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक ग्राफ दिया था। कैसा ग्राफ था? तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो ग्राफ था लोथर मेयर का, वो कैसा था? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का उन्होंने एक ग्राफ दिया था। तो ये ग्राफ कैसा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, इसलिए ये ग्राफ को हमने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा था। तो उसके आएगा टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आएगा टॉपिक में क्या है अपना? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और लिमिटेशन या फिर फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम आज देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेंथनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ये सब जितने भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जितने सब पार्ट है, जितने भी सब कंसेप्ट है, वो सब आज हम देखेंगे। तो आपने डोमिनेट ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये सब 10th में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो अभी 11th में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने को थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा हम डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अपने को और क्लियरिटी मिलेगा, इसलिए हम फिर से हम 11th में इसको रिपीट कर रहे हैं। तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 7, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज इसका लेक्चर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर 02, आज इसका लेक्चर नंबर सेकेंड। ये चैप्टर आई थिंक 10-12 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 12 लेक्चर आएगा या फिर 12 से कम ही आएगा। 10 लेक्चर में ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, ऐसे केमिस्ट्री जहाँ पे हम कार्बन के बारे में स्टडी नहीं करते, वहाँ पे हम जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स से जितने भी कंपाउंड मिलते हैं वो सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट भी देखा होगा, तभी लेक्चर नंबर सेकेंड देख रहे हो। तो आज इसका लेक्चर नंबर सेकेंड। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो मैंने आपको ऐसे बताया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे मेंडलीव मेंडलीव पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उनका कुछ फीचर्स था, उनके टेबल का कुछ फीचर्स था, दूसरा कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, और इसको हम बोल सकते हैं मेरिट्स। तो आज हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, या फिर इसके पहले एक टॉपिक छोटा सा आता है जो मैं आपको बताऊंगा। एक है मोस्लेस एक्सपेरिमेंट, ये कुछ है, मैं आपको लेक्चर के आगे भी बताऊंगा। तो मोस्टली एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर का इतने सारे टॉपिक से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो भी लेक्चर थोड़ा बड़ा बन सकता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स है सब अपने में एकदम बड़े बड़े टॉपिक्स है, सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सबको एकदम डीप मीनिंग, एकदम क्लियरिटी से समझाऊंगा। तो आज हम देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब मैं आपको ये बताऊंगा तब आज हम ये समझेंगे कि जैसे जो एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होते हैं, सबको पता ही होगा। तो जो एस ब्लॉक है उसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, एफ को एफ क्यों बोलते हैं, ये सबका रीजन आपको पता चलेगा। तो लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप ध्यान से यहाँ पे सुनो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जितने भी साइंटिस्ट है एक्सेप्ट
किसको, हेनरी मोसले को छोड़कर जितने भी साइंटिस्ट है सब ने पीरियोडिक टेबल यानी जितने भी साइंटिस्ट है सब ने एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे क्लासीफाई किया था। सिर्फ हेनरी मोसले एक ऐसा साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक नंबर पे क्लासीफाई किया था, ये तो पता ही है। तो जो ये मेंडलीव थे इन्होंने भी एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे क्लासीफाई किया था। तो मेंडलीव के टाइम कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। तो जो मेंडलीव थे वो उस टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, इसलिए मेंडलीव का टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरिजन टू डोबेनाट्राइट्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखो जो ये मेंडलीव थे वो उन्होंने कैसे टेबल को क्लासीफाई किया था, मतलब टेबल को कैसे बनाया था पीरियोडिक टेबल को, उन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टेबल को बनाया था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेंडलीव, जो मैंने बोला उसको ही लिख रहा हूँ इंग्लिश में, मेंडलीव classified elements on the basis of their physical and chemical प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि इस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 63 एलिमेंट्स थे। यानी इन दिस टाइम कितने एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स वेयर नॉन। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता था। तब देखो जो मेंडलीव थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखो तो मेंडलीव ने क्या देखा, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किस तरीके से रिपीट हो रहा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब क्या पीरियोडिसिटी शो करे थे। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट में पीरियोडिसिटी का मतलब बताया था। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी, द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टन इंटरवल, इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। मतलब जो एलिमेंट्स है वो सब एक सर्टन इंटरवल के बाद क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या हो रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो वी कैन से दैट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल elements show similar properties एलिमेंट्स अपना सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। अब सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो जो मेंडलीव थे उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासीफाई किया था। तो अभी यहाँ से मैं आपको पूछूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आपको पता ही होगा जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी का डेंसिटी, मास, यानी जितने भी जैसे कलर हो गया, ये सब यानी जितने भी फिजिकल अपने को दिखते हैं, जो बाहर का अपीयरेंस होता है, वो सब देख के हम किसी भी एलिमेंट से क्या बता सकते हैं, वो सब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे उसका वैलेंसी क्या है, फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सब किस में क्लासीफाई हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो किस तरीके से रिएक्शन शो करता है। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का सिमिलर हो रहा था, तो प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर होता है, अब मैं तो बोल दिया कि प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन किस तरीके से, एग्जाम्पल समझो। जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से सिमिलर हो रहा था, जैसे देखो जो एटॉमिक मास पे क्लासीफाई किया, ये तो पता है अपने को। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 होता है, उस टाइम भी पता था, अभी भी पता ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। फिर जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है, राइट। तो देखो ये हाइड्रोजन और ये लिथियम, तो जो हाइड्रोजन का वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है। फिर जो लिथियम का वैलेंसी है वो भी कितना है, 1। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या फिर ऐसा अपने को ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या सिमिलर है। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम के केस में यहाँ पे क्या, इससे वैलेंसी के हिसाब से हम समझ सकते हैं, जो वैलेंसी वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, बोल सकते हैं। अब देखो जो मेंडलीव थे ना, उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया था, एक दूसरा तरीका भी उन्होंने यूज किया था, ये 10th में भी था, आपको पता ही होगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, ऑक्साइड के हिसाब से एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। यानी उन्होंने ऑक्साइड के
यानी किसी भी एलिमेंट को उन्होंने उठाया, फिर ऑक्साइड से रिएक्शन कराया, फिर देखिए कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया, जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे थे तो उनको एक सिमिलर ग्रुप में ला दिया, और जो था अलग बना रहे थे उनको अलग। यानी इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव, O2 होता है। ऑक्साइड क्या होता है, O2 होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में क्लासीफाई किया R2O। तो यहाँ पे जो R2 है ये क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट है। यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन को ला दिए तो हो गया H2O। फिर ऐसे दूसरे से कंपाउंड के लाओगे तो ऐसे बदलते रहेगा। तो इस तरीके से मेंडलीव ने भी क्लासिफिकेशन किया था विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड। तो आई होप आपको पता चलेगा मेंडलीव कौन थे, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासीफाई किया था। तो मेंडलीव क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था अपना पीरियोडिक टेबल। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे अपने को। फिर इसके बाद उन्होंने देखा जो प्रॉपर्टीज है एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, सिमिलर शो कर रहा है, यानी जो प्रॉपर्टी वो सेम हो जा रहा है। कैसे प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और लिथियम है। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। लिथियम का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। फिर इसके बाद उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड का हेल्प लिया टू क्लासीफाई दी एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपना जब क्लासीफाई किए तो इन्होंने लास्ट में अपना एक कंक्लूजन दिया। तो इसका मतलब उन्होंने अपना एक लॉ दिया। जैसे न्यूटन ने अपना कंक्लूजन दिया था, न्यूटन ने अपना लॉ दिया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो न्यूटन का लॉ तो अलग बात हो गया, तो फिजिक्स का बात है। लेकिन अभी हम केमिस्ट्री देख रहे थे, यहाँ पे जो मेंडलीव थे उन्होंने अपना एक लॉ दिया, तो उसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सेम ऐसे ही आएगा एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है वो क्या बोलता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके आगे हम देखते हैं। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझा होगा जो मैंने आपको बताया। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये आपने 10th में भी देखा ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देखो जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो क्या बोलता है, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला, क्या बोलता है कि द फिजिकल, या फिर सिंपल लिखूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट या फिर यहाँ पे एन हटा दो, ऑफ द एलिमेंट, या फिर यहाँ एस ले लो, ऑफ द एलिमेंट्स आर, ग्रामर से रहेगा, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखो यहाँ पे द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इसका मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट का, वो एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। या फिर दूसरे तरीके से समझो, जब हम एटम्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखेंगे तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है एटम एलिमेंट का वो क्या होगा, सेम होगा। यानी जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन डेफिनिट इंटरवल रिपीट होगी। यही इस लॉ का मतलब है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करेगा उसका पीरियोडिक फंक्शन। यानी जब एटॉमिक मासेस एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लगाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या अपने को सिमिलर दिखने को मिलेगा, वहाँ पे पीरियोडिसिटी अपने को मिलेगा। तो यही है मेंडलीव से पीरियोडिक लॉ। जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें कुछ ग्रुप्स थे, कुछ पीरियड, तो कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे या फिर कुछ हॉरिजॉन्टल रोज। तो कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे और कितने वर्टिकल कॉलम्स थे, तो यहाँ पे देखो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल या फिर द वर्टिकल कॉलम का स्पेलिंग ध्यान से देखना,
कॉलम, वर्टिकल कॉलम मतलब एक सीधा, तो वर्टिकल कॉलम या फिर कॉलम्स होगा, वहाँ पे एस आएगा, वहाँ जगह नहीं तो समझ लो। तो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, आर क्या थे, ग्रुप्स, उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया, पीरियड्स, पीरियड्स। तो कितने ग्रुप से कितने पीरियड थे, तो देर आर 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने अभी क्या देखा, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखा, क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। फिर दूसरा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ग्रुप से कुछ पीरियड्स, कितने ग्रुप से 8 और कितने पीरियड से 7। तो यहाँ पे खत्म हुआ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इंट्रोडक्शन और था इसका डीप में कॉन्सेप्ट। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये तो मैंने बताया क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मतलब मेंडलीव ने कैसे क्लासीफाई किया था, क्या क्या यूज किया था, कैसे कैसे, ये सब तो मैं बता दिया। अब इसके फीचर्स देखेंगे, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया इतनी मेहनत से, उसका फीचर्स क्या है, और उसके बाद देखेंगे डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें भी पीडीएफ है, नोट्स है, उसमें आप लिख सकते हो। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे हम फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एस एपोस्ट्रॉफी के बाद है, यानी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के फीचर्स हम देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो फीचर्स में कुछ 4-5 बातें आ जाती है, फीचर 4-5 फीचर्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, और 4-5 वैसे लिमिटेशन भी है। तो सबसे पहला फीचर्स क्या आता है, इट शोज द रिलेशनशिप in properties of elements in group। अब इसका मतलब क्या है, तो इट शोज द रिलेशनशिप इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, उसके बीच में रिलेशन बताया गया, मतलब उसके बीच में एक रिलेशन अपने को पता चला। जैसे कि एक ग्रुप, अब ग्रुप का बात कर रहा हूँ, यानी वर्टिकल कॉलम का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे HLINA, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तो ये क्या है, ग्रुप है, ये तो पता ही है, ये क्या एक ग्रुप है। तो आप देखो, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आया, एक रिलेशनशिप हुआ, कैसे कि जो ये हाइड्रोजन है उसका वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, और इसका भी वैलेंसी 1 है, यानी ये तीनों एलिमेंट्स के कुछ ये तीनों एलिमेंट्स के बीच में क्या हो, कुछ रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही कुछ हो रहा था, जो उन्होंने ग्रुप बनाया था, तो उसमें देखा गया जो एलिमेंट्स है उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे, सिमिलर खा रहे, तो वही बात, वही ये, बस बोलने का तरीका अलग है। तो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप में क्या है, सेम है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। ये स्टेटमेंट को देख के बोल सकते हैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। सही बात है। फिर ये पहला फीचर हुआ, फिर इसके बाद दूसरा फीचर्स इनका आता है जो आपको पता भी होगा, एटॉमिक मासेस ऑफ some elements were corrected किस तरीके से, देखो कुछ एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास पहले कुछ और माना जाता था जो कि गलत था। तो जो मेंडलीव थे उनके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो गलत एटॉमिक मास को हम सही किए। आप कैसे सही किए, जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल आता है किसका, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। एग्जांपल जैसे मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे बेरिलियम
BE एटॉमिक नंबर इज 4, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास था पहले क्या माना जाता था, 13.4 ओल्ड। पहले ऐसा माना जाता था कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक मास कितना है, 13.4 है, या फिर कहीं कहीं आपको दिखेगा 13.5, 13.5 बोलो 4 बोलो 13 वही चलेगा। तो एटॉमिक मास कितना था पहले, 13.5। तो जो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से करेक्ट हुआ एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम में क्या हुआ, अभी करेक्टेड क्या हुआ, करेक्टेड हुआ 9। जो बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले क्या था 13.5, जो कि गलत था, तो उसको सही किया गया, 9 सही बताया गया। तो जो रियल में एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का वो 9 ही होता है, तो ये सही है। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे एटॉमिक मास को करेक्ट किया गया ना, वैसे कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी थी उसको भी सही किया गया। जैसे कुछ क्या इसी का देखो, इसका एटॉमिक मास गड़बड़ था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैलेंसी भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसका वैलेंसी भी सही किया गया। तो यहाँ पे मैं तीसरा लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर करेक्टेड सिमिलर एज द वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर करेक्टेड। यहाँ पे वही एग्जांपल लूँगा, आपको समझने में आसानी होगा। बेरिलियम का देखो, बेरिलियम क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,2। तो पहले जो इसका वैलेंसी था ओल्ड में वैलेंसी क्या था, पहले यहाँ लिखता हूँ, वैलेंसी क्या इसका माना जाता था 4, अच्छे से लिखूँ, इसका जो वैलेंसी था पहले 4 था ओल्ड में, लेकिन इसका जो सही में वैलेंसी क्या होता है 2 होता है, तो ये करेक्ट किया गया। तो वैलेंसी भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स का सही किया गया विद द हेल्प ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये सब तो कुछ उतना खास नहीं है, ये सब तो एक ही बात को अलग बोलने का तरीका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आ जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कि उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस को छोड़ दिया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स अगर बाय चांस डिस्कवर हुए तो उसको हम वहाँ पे रख सके। अब बात यहाँ पे ये आता है कि उनको कैसे पता कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उसी पोजीशन में डिस्कवर होंगे जिस पोजीशन में उन्होंने बताया था, और जिस एलिमेंट का नाम उन्होंने अपने हिसाब से दिया था वही डेवलप होंगे, मतलब वही वहाँ पे आएंगे। अब मैं आपको सब बताऊंगा कैसे। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी वही हम इसके बाद का जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, कुछ स्पेसेस को क्या उन्होंने छोड़ के रखा था, तो इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, सम वैकेंट स्पेसेस वेयर लेफ्ट फॉर फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स, यानी कुछ जगह खाली छोड़ दिया गया था विद बाय मेंडलीव के द्वारा, कि अगर फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स अगर आए तो वहाँ पे हम उसको रख सकें। तो अब बात ये आता है कि उनको कैसे पता चला कि जैसे दो यहाँ पे एक मान लो एक ये ए है एटम, या फिर एक ए एलिमेंट है, एक ये बी एलिमेंट है, तो उन्होंने क्या बोला कि ए और बी ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक कुछ एलिमेंट आने वाला है, यहाँ मान लो ये एक्स एलिमेंट आएगा, तो उन्होंने कैसे बोल दिया कि ये ए और बी ये दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ एलिमेंट आने वाला है, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। तो अब वही लॉजिक समझते हैं हम। तो उन्होंने क्या देखा, अगर उनका टेबल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो जो एटॉमिक मास है वो क्या बहुत इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि दो कुछ एलिमेंट है, दो पर्टिकुलर एलिमेंट है, उन दोनों का मान लो इसका एटॉमिक मास है 30, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 60। तो देखा कि इतना बड़ा गैप है एटॉमिक मास के बीच में, इसका मतलब यहाँ बीच में कोई तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ये दोनों एटॉमिक मास को फुलफिल करेगा, कि यहाँ पे 30 इसका एटॉमिक मास में एक एजम्पशन ले रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तो ए बी ऐसा नहीं था, कुछ और ही था, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो यहाँ पे मान लो ये 30 था ये 60 था, मतलब इन दोनों के बीच में जो एटॉमिक मास का गैप है कुछ ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो यही लॉजिक से उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिया इन अपने पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने कैसा लॉजिक लगाया, अब एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे दो एलिमेंट है ए और बी, राइट, दो एलिमेंट है। अब उन्होंने क्या देखा कि मान लो ये ए एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 30 है, बी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 60 है, दोनों के बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही है। इसका मतलब कुछ बीच में एक ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो बीच में भी आएंगे। तो यही लॉजिक लगा के उन्होंने वैकेंट स्पेसेस को छोड़ के रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन किया था मेंडलीव ने, वो प्रेडिक्शन आपको पता होगा। तो अगर आप भूल गए होगे तो अभी यहाँ पे देखो, 10th में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इनके कुछ प्रेडिक्शंस थे। तो प्रेडिक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्रेडिक्शन मतलब इन्होंने पहले ही नाम दे दिया था, वैसा नाम नहीं दिया था लेकिन नाम मैक्सिमम ऑलमोस्ट दे दिया था कि कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। जैसे नाम में क्या था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स। उन्होंने बोला था एक्का बोरॉन, एक्का बोरॉन। तो एक्का बोरॉन, इसके बाद एक दूसरा एलिमेंट उन्होंने बोला था डिस्कवर हो सकता है, एक्का एल्यूमिनियम। फिर एक तीसरा बोला था एक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब इसका एटॉमिक मास देखो, नाम देना मतलब नहीं, नाम दे दिया, नाम तो ठीक है, नाम तो चलता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास भी एक्यूरेट था। जो न्यूली डिस्कवर इन फ्यूचर और एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम ही था। तो बोरॉन का उन्होंने बोला था एटॉमिक मास 40 होगा, एक बोरॉन का एटॉमिक मास 48 होगा, और इसका 68 होगा, और इसका 72 होगा। अब ये कैसे पता चला पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। तब यहाँ पे देखो एक्का का मतलब क्या है, तो ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है वन। एक्का का मतलब होता है वन, एक्का मीन्स वन। तो वन बोरॉन, वन एल्यूमिनियम, वन सिलिकॉन, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो ये प्रेडिक्शन था कि इन्होंने ऐसा नाम दिया, बाद में कैसा डिस्कवर हुआ, जो ये एक्का बोरॉन है, एक्का बोरॉन, ये बाद में डिस्कवर हुआ उसी एटॉमिक मास पे, स्कैंडियम, स्कैंडियम, पता ही होगा आपको स्कैंडियम। फिर जो एक्का एल्यूमिनियम था, एक्का एल्यूमिनियम नियम, ये एल्यूमिनियम, तो इसकी जगह पे क्या आया, गैलियम, गैलियम। और तीसरा क्या है, एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। तो एक्का सिलिकॉन की जगह पे क्या आया, जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो मेंडलीव ने क्या किया था, वैकेंट स्पेसेस छोड़ के रखा था। ऊपर से उन्होंने कुछ एलिमेंट के नाम भी दे दिए थे कि ये एलिमेंट आ सकते हैं इन फ्यूचर, उनका एटॉमिक मास भी उन्होंने दे दिया था, एक का 48, एक का 68, एक का 72। तो यहाँ पे भी जो एटॉमिक मास थे वो क्या है, सिमिलर हो रहे थे। तो जी वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक्का बोरॉन। तो जो एक्का बोरॉन है वो किसका जगह लिया, स्कैंडियम का। जो एक्का एल्यूमिनियम है वो किसका जगह लिया, गैलियम का। और जो एक्का सिलिकॉन है वो किसका जगह लिया, जर्मेनियम का। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स के कुछ नाम दिए थे, जो कि लेटर ऑन वो सही हुआ, मतलब जो एटॉमिक मास था वो सही हुआ। तो यहाँ पे मेंडलीव ने कुछ ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट किया था। तो इसलिए हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इतना डीप में पढ़ रहे हैं, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का इतना वैल्यू है कंपेरिजन टू किसके, डोमिनिक और न्यूलैंड्स के। न्यूलैंड्स ने क्या कुछ नहीं किया था, ऑक्टेव अपना रूल दे दिया था ऐसे ही, तो सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही फॉलो हो रहे थे। लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो 63 एलिमेंट्स के ऊपर था। समझ लो ये ज़्यादा ही अच्छा था कंपेरिजन टू वो सबसे। लेकिन ये भी फेल हो गए थे। इनके बाद क्या आया, हेनरी मोस्ले। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए हेनरी मोस्ले, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसको हम अभी अभी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो जितने भी साइंटिस्ट है, मैंने आपको शुरुआत से लेके अभी तक वही बोल रहा हूँ, जितने भी साइंटिस्ट है सब एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास पे क्लासीफाई करे थे। मतलब उन्होंने क्या, मतलब जितने भी साइंटिस्ट है सब बोले थे कि जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो हेनरी मोस्ले थे उन्होंने क्या बोला, जो एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ना ही कि एटॉमिक मास। तो अभी आपको मैं बताऊंगा वो सब। तो उसके पहले हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक हमने फीचर्स को देख लिया, तो यहाँ 4 फीचर्स आते हैं मेनली। तो ये तो अपने सिलेबस में होता है नहीं, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो फीचर्स हो गया, इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। तो लिमिटेशन ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या आता है यहाँ पे,
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है विद द अल्कली मेटल्स एंड आल्सो शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ halogens. So here the confusion are created of placing the hydrogen in the modern period इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखे। जो अपना हाइड्रोजन था वो प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा था किससे, अल्कली मेटल से, और वो प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाते हैं हैलोजन से। अल्कली मेटल्स जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जो अल्कली मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो अल्कली मेटल आपको पता चल गया। अब हेलोजन तो पता ही होगा, जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली होते हैं उसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो जो अपना हाइड्रोजन था वो हेलोजन के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाया था, सेम अल्कली मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये हाइड्रोजन को हम रखेगा। तो पहला लिमिटेशन ये आता है, फिर दूसरा लिमिटेशन क्या आता है, आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स, या फिर पूरा लिखूँ तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का पोजीशन। जो देखो आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आप सबको पता ही होगा। तो जो आइसोटोप्स मास पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ये भी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब दोनों डिपेंड करें, तो इसको भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो यही यहाँ पे एक डीमेरिट लिमिटेशन आ जाता है कि उन्होंने आइसोटोप के बारे में कुछ बोला ही नहीं। आइसोटोप भी तो अलग अलग एटॉमिक मास के होते हैं, तो उन्होंने आइसोटोप्स को इंक्लूड नहीं किया। तो ये दूसरा लिमिटेशन आता है। फिर यहाँ पे तीसरा लिमिटेशन आता है इनका, इनकरेक्ट पोजीशन, इनकरेक्ट पोजीशन, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट का इन्होंने पोजीशन ही गलत बोल दिया था, अपने वक्त बदल दिए थे, अपने जज्बात बदल दिए थे। कैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, यानी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर बेस्ड था। तो यहाँ पे देखो जो एलिमेंट है कौन से, आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन Fe, कोबाल्ट और ये निकल। तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो 55.85 होता है, और जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है वो 58.9 होता है, और निकल का 58.7 होता है। तो देखो इसका एटॉमिक मास इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसको वहाँ पे होना चाहिए था और इसको यहाँ पे होना चाहिए था, यानी इसका पोजीशन गलत बता दिया था। कोबाल्ट का पोजीशन, कोबाल्ट का पोजीशन गलत बताया था मेंडलीव ने। तो ये एक तीसरा लिमिटेशन इनका आता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पे मेंडलीव से पूरा फीचर्स और लिमिटेशन खत्म हुआ। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है मोसले एक्सपेरिमेंट, वही हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट, उसको हम देखते हैं। इसके बाद हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं इसको अभी रेस कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं मोसले एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। तो अब इसको समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, वो पता होना चाहिए। नहीं पता तो भी आप यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे याद करो आप, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो E है ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H तो पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। H का है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, यानी जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको समझने में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो देखो मोसले ने क्या किया था, उन्होंने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का एक ग्राफ बना था। वो ग्राफ क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी वो ग्राफ में क्या यहाँ बनाता नहीं हूँ, मैंने आपको बस अभी बताया। तो जो हेनरी मोसले थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया और वर्सेस एटॉमिक मास। जब इसका ग्राफ बनाए तो वो जो ग्राफ था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, इसलिए वहाँ पे जो ये मोसले थे वो ग्राफ को रिजेक्ट कर दिए। फिर
उन्होंने ट्राई किया एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक मास के साथ देखा तो ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर लिया, जब ग्राफ बनाया तो वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा था, ग्राफ कुछ इस तरीके से था, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू लिया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और क्या लिया, एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जब ये ग्राफ बना तो ये वो स्ट्रेट लाइन बन रहा था, वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा था, स्ट्रेट लाइन। और इसके पहले ग्राफ कौन सा बना था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का। तो वो जो ग्राफ था बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, तो मोस्ले ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर एटॉमिक नंबर के साथ जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा पास हो रहा था, वो स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ बन रहा था। तो यहाँ पे जो मोस्टली एक अपना इक्वेशन दिए थे, आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ये न्यू या फिर स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ए बी क्या है, कुछ वेरिएबल है। तो ये है अपना मोस्लेस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं मोस्लेस इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो मोस्ले ने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया वर्सेस एटॉमिक मास लिया। तो जो ग्राफ उन्होंने बनाया वो क्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो उन्होंने सोचा जब मैंने एटॉमिक मास लिया तो एटॉमिक नंबर भी लेके देखता हूँ। तो जब उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया तो देखा जो ग्राफ बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यानी वो ग्राफ कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा था। तो वहीं से उनको एक आइडिया आया कि अगर मैं एटॉमिक नंबर लूँ, अगर हर जगह मैं एटॉमिक नंबर लूँ तो वहाँ पे हर चीज़ सिंपल आएगा, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अभी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको दिया था हेनरी मोस्ले। कब दिया था, 1913 में। तो देखो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ ब्लॉक। जो स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो कुछ इस तरीके से था, आपने देखा होगा। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ये ग्रुप नंबर सेकेंड। यहाँ पे रोज या फिर एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हो गया एस ब्लॉक, जो ये है, ये क्या है, एस ब्लॉक, ये होता है एस ब्लॉक। फिर इसके बाद ये होता है डी ब्लॉक। यहाँ पे कुछ बीच में एलिमेंट्स आते हैं, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए वैसा प्रॉपर तो नहीं बनेगा। तो ये क्या है, डी ब्लॉक। फिर यहाँ पे इसके बाद डी ब्लॉक के बाद क्या आता है, पी ब्लॉक्स। यहाँ पे कुछ पी ब्लॉक्स आएंगे, तो ये है पी ब्लॉक्स। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। आप देखो मेरे को इसको यहाँ पे इरेज करना होगा नाम, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक ये हो गया। अब ये 3 ब्लॉक हुआ। अब चौथा ब्लॉक कहाँ आता है, नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये पार्ट होता है ग्रुप थर्ड के एलिमेंट का। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, ये होता है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब सब ब्लॉक का अपना एक खासियत है। जो एस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। जो ग्रुप 1 होता है वो अल्कली मेटल्स होते हैं, और जो ग्रुप 2 होता है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर इसके बाद जो यहाँ पे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता है वहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक जिगजैग लाइन पासिंग होता है, तो लेफ्ट और राइट में यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं। फिर नीचे आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में रहते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। 14 एलिमेंट्स के यहाँ पे कुछ सीरीज रहते हैं जो कि क्लासीफाई रहते हैं। इन लोग का प्रॉपर्टी
अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे ये नीचे रहते हैं। ये ग्रुप थर्ड का पार्ट है। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब लेक्चर नंबर थर्ड में मिलेंगे तो इसका हम पूरा डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा क्लियरिटी लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो यहाँ पे समझेंगे जो एस ब्लॉक होता है उसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी को डी क्यू, वो सब हम समझेंगे। तो आई होप आपको जितना टॉपिक मैंने बताया सब समझ गया होगा। तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।